देखिए साथियों, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र सीधी भर्ती 2023 और ये 10/7/2023 को जारी की गई है। इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है जो कि आपको अभी हाल ही में दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, कितनी पोस्टें हैं, कितनी तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो सब मैं आपको संक्षेप में और डीपली सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप वैकेंसी का नाम देख सकते हैं, यहाँ पद का नाम देख सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 385 पोस्ट है, अनुसूचित क्षेत्र में 45 है और टोटल 430। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ लें। सारे दिशा निर्देश आपको पढ़ने हैं। सब कुछ क्लियर करने के बाद ही आप फॉर्म भरें। गलत और अपूर्ण सूचना भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी और किसी की नहीं होगी। और कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा आवेदन के लिए। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर ये डिटेल से दिया हुआ है। आप लोग जो अनावश्यक है उनको आप देख सकते हैं आराम से कि आप ई मित्र से फॉर्म भर सकते हो, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भर सकते हो। और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विज्ञापन को आवश्यक रूप से पढ़ लें। देखिए आगे, आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। आपको क्या करना है, बोर्ड का ऑनलाइन पोर्टल है ये, जिसका नाम है rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा ये वाला, ठीक। आप इनमें से ये RSSB है, वो RSMSSB है, दोनों पर से किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करें। SSO पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में जाएं, वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। OTR आपको करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है। इसके बाद में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम क्या करना है, OTR पर जाकर अनरिजर्व, रिजर्व जो भी आपकी कैटेगरी है उसका विवरण दर्ज करें, शुल्क का भुगतान करना है। OTR में सब कुछ स्पष्ट और सही सूचनाएं ही आपको भरनी है। आपके गृह राज्य के अनुरूप आपको ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर, और ये सब काम आपको बिल्कुल सावधानी से करना है। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आप SSO ID पे जाएं, नहीं है तो SSO ID बनाएं, वहाँ पर सिटीजन ऐप में अपनी डिटेल्स वगैरह भरें और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएं, वहाँ जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हो। शायद पेमेंट पहले होगा इसमें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी सूचनाएं हैं, सारे नोटिफिकेशन है। सबमिट करते समय ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट होगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। जो आपको इन्होंने पोर्टल दिया है वहीं से आप पंजीयन शुल्क जमा कराएं, अन्य तरीके से नहीं। इनमें सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चौथा पॉइंट हमारे काम का है, इन्होंने कहा है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID अवश्य दर्ज करें, इसे बदलें नहीं, क्योंकि जितनी भी ज़रूरी सूचनाएं हैं वो मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजी जाती है। नेक्स्ट है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। ये क्रमांक मिलेगा आपको, इसको आप ध्यान रखें, कहीं नोट डाउन कर ले या फिर प्रिंट ले लें। और जब तक आपको आवेदन क्रमांक नहीं मिलता तब तक इसका अर्थ है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो यह आप ध्यान रखें फॉर्म भरते समय।
ऑफलाइन फॉर्म के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा ये बोर्ड की वेबसाइट है, जो भी सूचना मिलेगी देखते रहें निरंतर इसको आप। एक बार ही पंजीयन शुल्क, अर्थात आपको एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा ई मित्र के माध्यम से। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं कटेगा। जो फीस है वो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है प्रत्येक कैटेगरी वाइज। SC/ST के लिए 400, जनरल OBC के लिए 600 और दिव्यांग के लिए 400। यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य से बाहर का है तो सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा, और पूर्व में एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क देना ही होगा, ये लिख रखा है। पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। कितनी पोस्टें हैं, किस तरीके से इन्होंने उसको पदों को व्यवस्थित कर रखा है आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे। 385 पोस्टें यहाँ पे और कैटेगरी वाइज है, ये आप देख लें। नेक्स्ट है क्षेत्रीय आरक्षण वगैरह। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्र में कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी ये। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ नोट करके इन्होंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप पढ़ लें, इतना आवश्यक नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। जो ज़रूरी है वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कुछ विशेष सूचना है, ये भी आप देख लें। मैं एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, जो जो मुझे ज़रूरी लगेगी मैं सारी बताऊँगा आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें, आप देख सकते हैं। सारी वैकेंसी में जो सूचनाएं होती है वही की वही है, थोड़ा वो चेंजेस है। जैसे 12 जिले की शहरी या आदिम जाति के आवेदक हैं तो उनसे संबंधित यहाँ पे सूचना दे रखी है, तो उनको जो राज्य सरकार का पत्रांक है उसी के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो होते हैं खेल कोटे से जिनका सिलेक्शन होता है तो उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ प्रावधान दे रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था का टूर्नामेंट चैंपियनशिप का, आप देख लें अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। दिव्यांगजन है तो उनके लिए भी विशेष सूचनाएं हैं, वो आप देख सकते हैं कितना % क्राइटेरिया है, किस किस में आपको काउंट कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है यहाँ पर, आप इनको पढ़ें, पढ़ के ही फॉर्म भरें। नेक्स्ट है वेतनमान क्या रहेगा आपका, ये आप सभी ध्यान दे लें। 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है। पर्यवेक्षक काल में मासिक नियत पारिश्रमिक अर्थात जो फिक्स पे है वो मिलेगा। इसके अलावा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के लिए कुछ निर्देश हैं यहाँ पर। 2 वर्ष के लिए आपका प्रोविज़न पीरियड रहेगा, ये सारी सूचनाएं हैं। और जब आपका फिक्सेशन वगैरह अर्थात प्रोविज़न कंप्लीट हो जाएगा तो फिक्सेशन भी होगा और नियमानुसार भत्ते वगैरह सब कुछ देय होंगे। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता अर्थात आप में क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 6वां पॉइंट हमारा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो BSc कर रखी हो कृषि में, या फिर BSc कृषि उद्यान में हो ऑनर्स, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना
के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, ये आपको कंपल्सरी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह या उस उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ये प्रमाण पत्र उसे देना। ये आपकी आयु से संबंधित दिशा निर्देश है। 1 जनवरी 2024 तक आपकी 40 वर्ष की उम्र क्रॉस नहीं हुई हो। नेक्स्ट है, चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये सारी सूचनाएं आप पढ़ लें, आपसे रिलेटेड जो भी हैं। उच्चतम आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट देय होगी, तो ये सब आप पढ़ लें कितने कितने वर्ष छूट है। यहाँ पे 5 वर्ष है SC ST OBC कमज़ोर वर्ग के मामले में। सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं तो 5 वर्ष की छूट है। और जो राजस्थान के मूल निवासी है और इनसे संबंधित हैं तो उन्हें 10 वर्ष की छूट देय है। भूतपूर्व कैदी का भी है यहाँ पे, ये सूचनाएं आप देख लें। ऐसा कुछ विशेष है नहीं, अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं, कुछ विशेष कंडीशंस हैं, तो आपसे रिलेटेड ये सारी सूचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है विवाह पंजीयन से संबंधित, तो उसमें दे रखा है इन्होंने कि इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। और पेंशन से संबंधित है तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी। राज्य सरकार आपको OPS देती है तो OPS, NPS देती है तो NPS। वैसे सबके लिए आपको बता दूँ OPS लागू है। नेक्स्ट है, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो ई-मित्र से आप कर सकते हैं ये सब। ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। दिनांक आप ध्यान रखें 15/7/23 से 13/8/2023 को रात्रि 23:59 बजे तक आप पेमेंट जमा करा सकते हैं। 15 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15/7 से 13/8 वही दिनांक है, बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। आप उसी तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन का अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा का माह एवं दिनांक, परीक्षा कब आयोजित होगी, यह भी इन्होंने संभावित बताया है कि दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। फिर भी इस संबंध में सूचना वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। परीक्षा की दिनांक और स्थान में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है, अर्थात चेंज भी किया जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन संभावित 21 अक्टूबर है। तो दिनांक भी आपको बता दी है, आप तैयारी अच्छे से चालू करें। नेक्स्ट है प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन ही प्राप्त होंगे। आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह रखें, उसका हार्ड कॉपी रखें, सब कुछ आपको वेबसाइट पे प्राप्त होगा। आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है। ठीक है, प्रवेश पत्र संबंधी सूचना। एक नोड्यूज होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया है कि उनको पहले बता दें, आप जिस भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं आप वहाँ सूचित कर दें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो बाद में। ये कुछ अयोग्यताएं हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई करती हैं, आप देख लें। ये सारे कॉमन हैं, हर वैकेंसीज में है, आप देख सकते हैं। दहेज नहीं होना चाहिए,
जीवित, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, और पुत्र संबंधी भी प्रावधान है, तो ये सारी आप देख लें। कभी आप पर कोई केस नहीं चला हो, किसी एग्ज़ाम से आपको डीबार नहीं किया गया हो। डीबार मतलब परीक्षा से बाहर वंचित करना। नेक्स्ट है आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के बारे में इन्होंने यहाँ बता रखा है, आप पढ़ लें। बहुत ही आराम से आप इनको पढ़ सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसे पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ये समस्त सूचनाएं हैं, ये आप पढ़ लें। और रोजगार संदेश में भी ये विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी। इन्होंने बताया है कि आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जाएगा, या फिर आप बोर्ड की वेबसाइट से भी ई मित्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने से संबंधित दिशा निर्देश हैं। तो फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर साफ़ होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। नया फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन, 6 माह से पुराना नहीं हो। मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। समझ गए होंगे आप, अच्छे से फ़ोटो खिंचवाया हुआ होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका न हो। सिर, आँख, नाक और थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट हो, 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का हो। ये निर्धारित योग्यताएं हैं सब कुछ। न्यूनतम पिक्सल, ये सब कुछ है इसमें, आप पढ़ लें। और फ़ोटो के अलावा यहाँ पर जो फाइल साइज़ है जो आप अपलोड करने वाले हो 50 KB से 100 KB तक होनी चाहिए। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं हो, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फ़ोटो अपलोड नहीं होगा वहाँ पे। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र या उपस्थिति पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। हस्ताक्षर अपलोड से संबंधित दिशा निर्देश हैं, ये पढ़ें कि A4 साइज के कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर नहीं हो। ये सब कुछ सूचनाएं हैं, आप पढ़ लें। हस्ताक्षर मैच करने चाहिए प्रवेश पत्र के समय भी, जहाँ पर उपस्थिति पत्रक पर आपसे साइन करवाए जाएंगे उस समय। जेपीजी फाइल ही स्वीकार है। इनके लिए निर्धारित जो पिक्सल है तो वो देख सकते हैं 20 KB से 50 KB तक। 50 KB से ज़्यादा हस्ताक्षर नहीं हो। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ साफ कहा है। आपको स्कैन करके ही प्रिंटर से, स्कैनर से, जिसे आप स्कैन करके अपलोड करते हैं वो ही हो, मोबाइल वाला स्वीकार नहीं है। नेक्स्ट है परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। उत्तर कुंजी भी बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपत्तियां मांगी जाएगी और निर्धारित तरीके से शुल्क 100 रुपये जमा कराना अनिवार्य है और आप इस पर आपत्तियां दे पाएंगे। ये सब कुछ सूचनाएं हैं, आप देख लें, इनको पढ़ लें अच्छे से। अनावश्यक कोई सामग्री लेकर आप न जाएं, ठीक है। आपको क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम में? परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी पेन, बॉल पेन, 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर का एक फ़ोटो युक्त मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर जाता है तो उन्हें जब्त किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और यदि वो खो जाती है तो उनकी जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र
अर्थात केंद्र अधीक्षक, संचालक या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो कोई भी कॉस्टली या ऐसी चीज़ लेकर नहीं जाएं जिनके लिए प्रतिबंधित कर रखा है आपको, वरना इस नियम के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। सभी परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। ड्रेस कोड इन्होंने बता रखा है ऑलरेडी, इस साइड पर आप देख सकते हैं क्या क्या आप पहन कर जा सकते हो। आवेदक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया कि आप संशोधन कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकारनीय है। सबमिट किया जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो एवं हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। 6 सूचनाओं में वह संशोधन कर सकता है। OTR के टाइम फिल की हुई सूचनाएं वो परिवर्तित नहीं कर पाएगा। यदि कोई ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर 300 रुपये देकर संशोधन कर सकता है। हस्ताक्षर, फ़ोटो और जो मेन नाम वगैरह आपके उनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है श्रुत लेखन की सुविधा है। अगर किसी को लिखने में समस्या है तो उस व्यक्ति के लिए वो कैटेगरी दे रखी है उन्होंने। 40% न्यूनतम दिव्यांगता होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट है जो जाति प्रमाण पत्र है, इसका भी मुद्दा बनता रहता है, तो ये आप देख लें इसकी वैधता अवधि क्या है। प्रत्येक कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखा है। क्रिमिलेयर का भी है यहाँ पे, आप ध्यान से पढ़ लें इनको। नेक्स्ट है ये अनुचित साधन से संबंधित है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या कितने अंक का रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, तो सारा यहाँ पर दे रखा है। सामान्य हिंदी के 15 प्रश्न हैं, 45 अंक के हैं। वैसे ही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति के 25 प्रश्न 75 अंक। सस्य विज्ञान है तो 20 प्रश्न 60 अंक। उद्यानिकी के 20 प्रश्न 60 अंक। पशुपालन के 20 प्रश्न अंक 60। तो इस तरीके से 100 प्रश्न और 300 अंक। तो ये सब आप देख ले। वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र है आपका। 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, अधिकतम पूर्णांक 300 अंक का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा, अर्थात माइनस मार्किंग है। ये आपका सिलेबस है, आप देख लें। सब्जेक्ट वाइज है, जो टॉपिक हैं आपके सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति। नेक्स्ट है सस्य विज्ञान है। उद्यानिकी, ये सारा आपका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप इस साइट पर जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन या किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और जो कुछ दूरभाष नंबर हैं तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन। आप अच्छे से फॉर्म भरें, कोई गलती नहीं करें। ज़्यादातर सूचनाएं, सिर्फ सूचनाएं ही हैं वो। आपको तारीख का ध्यान रखना है, कितनी तारीख से फॉर्म भरने में आएगा, कितनी तारीख तक भर पाओगे आप। आपको SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरना है। सबसे पहले SSO ID बनानी है, नहीं है तो अगर है तो रिक्रूटमेंट में जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें आप, और 1 टाइम पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल आसानी से फॉर्म भर पाएंगे आप। जहाँ तक संभव हो आप ई मित्र से फॉर्म भरवाएं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि फ़ोटो का साइज़ भी इन्होंने मांगा है। फ़ोटो भी आपके पास ऑलरेडी कहीं फ़ोटो बनाने वाले के द्वारा बनाई हुई हो तो वो उसी क्वालिटी में चाहिए जो इन्होंने बताया है। हस्ताक्षर है, फ़ोटो है, ये जो भी स्कैन होगा तो आप स्कैन ही करवाएं, मोबाइल से अपलोड नहीं करें, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि मोबाइल से अस्पष्ट आती है, साफ दिखाई नहीं देती, तो उस वजह से समस्याएं रहती है। तो आप संभव हो तो ई मित्र से फॉर्म भरवाएं। हाँ, विज्ञप्ति आप पढ़ के जाएं अच्छे से, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर्म को एक बार अच्छे से वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप उसको सबमिट करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी।